हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इजिसेप के एक और नई वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड गाइस, मुझे भी पता है ये वाली मानवा की वीडियो मैंने बहुत दिनों से अपलोड ही नहीं किया और इसका बस एक ही कारण है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब ये वाली मानवा की और भी चैप्टर रिलीज हो। सो यार देखो, अभी तक इसके और 4-5 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, तो मैं बिना किसी देर के उन सभी चैप्टरों को एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूँ। सो यार लेट्स गो। कहानी भी उसी सीन से ही शुरू होती है जहाँ पे एलिशन अपनी माँ के ग्रेव के पास आके खड़ा हुआ था। एलिसन को जो महिला मतलब एलिसन की जो एक आंटी पड़ोसी एलिसन को यहाँ पे लेके आई थी, वो लेडी अभी अपनी थैली के अंदर से एक अल्कोहल के बोतल और एक कप को रख देता है और इसके साथ ही रोते हुए एलिसन से बोलता है कि तुम्हारी माँ 3 साल पहले कैंसर होने के कारण मारा जा चुकी है। तो अभी पड़ोसन की मुंह से इन सभी बातों को जानने के बाद एलिशन पूरी तरीके से टूट जाता है। एलिशन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। आगे से वो लेडी चश्मे को ठीक करते हुए एलिसन से ये बोलने लगता है कि तुम चाहे अभी कुछ भी एक्सप्लेन करो, लेकिन तुम्हारी माँ आप दोबारा से लौट के नहीं आएगी। और ये बोलने के साथ ही अपने पास से एक कागज के टुकड़े को बाहर की ओर निकाल लेता है और एलिसन को वो कागज अभी देते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी माँ इस कागज को तुम्हारे लिए छोड़ के गया है। और ये बोलने के साथ ही अभी वह लेडी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी एलिसन जैसे ही इस कागज को ओपन करने लगता है तो रूरिन भी अभी इस कागज का जो टाइप है उसे महसूस कर लेती है और एलिसन से पूछने लगती है कि ये कागज तो हमारे एम्पायर का है ना। तो अभी एलिशन बहुत ही ज्यादा रोते हुए कागज की ओर देखते हुए अभी ये बोलने लगता है कि मैं जब एक 9th क्लास आर्चमेज बना तब से ही मैं उस दुनिया से मेरी माँ के पास आने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चला मैं यहाँ पे नहीं आ सकता तब मैं एटलीस्ट मेरे बारे में जानकारी देने के लिए लेटर लिखना स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसा कि मैं ही सिर्फ लेटर को लिख सकता हूँ और यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, और तो और लिखी हुई लेटरों की कोई भी रिप्लाई की आशा नहीं थी, तो इसी कारण ही धीरे धीरे करके मैं मेरी माँ को लेटर लिखना भी बंद कर दिया। और सच में ये सब कुछ बातें बोलते टाइम एलिशन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इवन अभी रोते रोते ये भी बोलने लगता है कि मैं इतना ज्यादा बुद्धू कैसे हो सकता हूँ। जब मैं ड्रैगन लॉर्ड को हार्ट को खाया था, एब्जॉर्ब किया था, उसके बाद मेरा पावर इतना तो हो ही गया था कि मैं मेरी माँ के पास से चिट्ठी को तो दोबारा से अपने पास लेके आ ही सकता था। एलिसन का ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एलिसन के रेस्टोरेंट का तरफ का सीन दिखाया जाता है। सच में अभी रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और अंदर की और लोग जो खाना है उसे खा के बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगती है। और जैसे ही अभी हम लोग को किचन की ओर का सीन दिखाया जाता है तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ का जो मेन शेफ है वो तो लिनेट होता है। लिनेट के कामों में मिस्टर मेंट भी साथ दे रहा होता है। दूसरी ओर वे लोग अभी यहाँ पे जो खाना बना रहा है उसे भी दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सब्जी और मीट को एक बर्तन में डाल के मसाला डाल के बॉईल किया जा रहा है, मतलब एक सूप टाइप खाना को बनाया जा रहा है। और इन सभी फूडों को पकाने में सेरेना बहुत ही ज्यादा मदद कर रही होती है। सेरेना हंसते हुए बोलने लगती है कि हा हा हा, देखा मेरा फायर पावर का कमाल। बगल में तो हम लोगों को अभी एलेना को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक पिद्दू सा फायरबॉल तैयार करके बोलने लगती है कि मैं भी तो मदद कर रही हूँ। और इसी सीन के साथ अभी तो बार से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एलिसन की ओर का सीन दिखाया जाता है। एलिशन जो कि अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ था और एलिशन को रूरिन संभाल रही थी। रूरिन अभी एलिसन से ये कहने लगती है कि एलिसन तुम कुछ खाना खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अभी आगे से एलिसन एक अनएक्सपेक्टेड बातें बोलती है, जो कि होता है कि रूरिन मैंने तुमसे पहले झूठ कहा था। अगर तुम ये बोलते कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज देता। एलिसन की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद रूरिन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। एलिसन अभी दोबारा से रूरिन से ये कहने लगता है कि मेरी माँ, मैं 15 सालों के बाद मेरी माँ से मिलने वाला था, तो आखिरकार कैसे ही मैं इस जगह को छोड़ के चला जाता। लेकिन अभी देखो मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा और कोई नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद रूरिन अभी एलिसन के हाथ को पकड़ते हुए एलिसन को संभालते हुए ये बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं है? क्या तुम इस सच में फील करते हो कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? एलिसन, जब तुम पहली बार मुझे ट्रेन में चढ़ाई थी तब तुमने पूछा था अगर ये जगह मेरा न्यू घर होता तो मुझे कैसा लगता। एक्चुअली में शुरुआत से ही मैं तुम्हारा ये जो ऑफर था इसे नहीं ठुकराया था। आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और ये बोलने के साथ ही अभी रूरिन दोबारा से एलिसन से ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए इस जगह पे अपनी पूरी जिंदगी तक रह सकती हूँ। और रूरिन की ये बोलते ही ये वाला सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को उसी बच्चे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आके बच्चे को बताता है कि जो एलिशन है वो लापता हो चुका है। तो इस बात को सुनने के बाद बच्चा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी तो हम लोग को बच्चे की मम्मी पापा को भी देखने के लिए मिलता है, जो दोनों इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं।
बच्चे का बाप अभी ये बोलने लगता है कि अरे यार, मैं तो उस पर्सन को अपना शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया। चलो बाहर जाने की तैयारी करो, आज मैं खुद उसके रेस्टोरेंट में जाऊंगा। अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोगों को उसी गुलटी चाट की और का सीन दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पे रूरिन के लिए जो गुफा है उसे तैयार किया जा रहा था। अभी यहाँ पे गुलटी चाट के पास आके एक पर्सन गुलटी चाट से ये बोलने लगता है कि एलिशन लापता है। तो इस बात को सुनने के बाद गुलटी चाट अभी वह पर्सन से ये बोलने लगता है कि तुम इन सभी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, एलिसन वो आ जाएगा। तुम बस इस कंस्ट्रक्शन कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, डेडलाइन से पहले हमें इसे खत्म करना होगा, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। गुलटी जड़ का ये बोलने के साथ ही अभी जैसे ही बेहे लौंडा यहाँ से चला जाता है तो गुलटी जड़ अभी अपने मन में ही ये बोलता है कि एलिसन वो कभी भी हम लोगों को छोड़ के नहीं जाएगा। और गुलटी चार का ये सोचते ही अभी सीन दोबारा से एलिसन की ओर आता है, जहाँ पे रूरिन अभी एलिसन से ये बोल रही होती है कि सभी लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, बोने लोग, ह्यूमंस, एल्प्स और तो और ड्रैगन भी, जो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के दरवाजे पे अभी भी शायद खटखटा रहे हैं। और इन सभी के होने के बावजूद तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और इसी तरह अभी रूरिन एलिसन को माना लेता है दोबारा से अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। और इसी दिन के साथ अभी दोबारा से शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को उसी लेडी को दिखाई जाती है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अपने मन में ही चलते चलते ये सोचने लगती है कि तकरीबन 2 दिन हो गया है मुझे उन लोगों से मिले हुए, उसके बाद से उन दोनों का तो कुछ नामो निशान नहीं है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया? बेह लेडी अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी। इसी समय यहाँ पे एलिशन आ जाता है और एलिशन आते ही एक पोटली में कुछ देते हुए बोलने लगता है कि इसे पकड़ो। तो अचानक से यहाँ पे एलिशन को देखने के बाद बेह लेडी पूरी तरीके से घबरा जाती है। एलिशन का जो कपड़ा है उसे देखने के बाद अभी एलिशन से क्वेश्चन करने लगती है, आखिरकार तुम दोनों एक किस तरीके की ड्रेस को पहने हो। और ये बोलने के साथ ही अभी जैसे वो लेडी पोटली को ओपन करती है तो वो लेडी अभी देखती है कि पोटली के अंदर बहुत सारे सोने का सिक्का है, जो कि देखने के बाद लेडी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एलिशन अभी लेडी से ये कहने लगता है कि मुझे पता है ये उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्लीज मेरी माँ के लिए तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन देखते ही देखते यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और जाते जाते अभी लेडी से ये बोलने लगता है कि हम लोगों को अभी रेस्टोरेंट में वापस जाना होगा और मेरी माँ की ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन यहाँ से चला जाता है। और इस चीज को देखने के बाद लेडी पूरी तरीके से घबरा जाती है, मतलब उसे समझ ही नहीं आती है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। लेडी अभी एलिशन की माँ के बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में एलिशन की माँ इस लेडी से किसी एक रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा दिखा रही थी, जहाँ पे एलिशन की माँ ये भी बोलती है कि मैं चाहकर भी वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा दूर है। और इन सभी बातों को अभी याद करके ये लेडी धर्म करके इसी जगह पर ही बैठ जाती है और बोलती है कि इसका मतलब वो सभी बातें सच थी, वो सच में ही एक 9th क्लास आर्चमेज है। सीन अभी चेंज हो जाता है, हम लोग को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूरिन एंड एलिसन टेलीपोर्ट होके आ गया होता है। रूरिन अभी एलिसन से ये कहने लगती है कि हम लोग तो रेस्टोरेंट से बहुत ही ज्यादा दूर है, क्या मैं जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसे यूज करूँ? रूरिन अभी आगे कुछ और कहती, इससे पहले एलिसन यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन मैजिक को ओपन कर लेता है, जो कि देखने के बाद रूरिन पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है। एलिसन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इस मैजिक को कब सीखा? तो आगे से एलिसन बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये दोनों इस मैजिक पोर्टल के अंदर घुस जाता है और जैसे ही दूसरी ओर मतलब रेस्टोरेंट के पास आके मैजिक पोर्टल से बाहर निकलता है तो सामने की ओर का जो नजारा है वो देखने के बाद वह दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। एलिसन के रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत ही बड़ी एलिसन का ही स्टैचू खड़ी हुई थी और स्टैचू के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और इन सभी चीजों को देखने के बाद एलिसन अभी अपना शकल बनाते हुए ये बोलने लगता है कि क्या मैं कुछ और ही जगह पे आ चुका हूँ? अभी तो हम लोग को रेस्टोरेंट के अंदर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनेट खाना सर्व करते हुए एलिसन के किस्सों के बारे में बताने लगता है, जो कि सुनने के बाद सामने की ओर एक कपल तो आंसू ही बहाने लगती है। लिनेट यहीं पे नहीं रुकता, लिनेट अपने हाथ में जो डिश है उसे दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये जो डिश है इसे खाने के बाद ही जो ड्यूक है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ था। तो आखिरकार तुम सभी इसके एक एक बाइट लेके अपने अपने हेल्थ को रिगेन करना क्यों नहीं चाहते? तो लिनेट के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी कस्टमर आए थे वो सभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे मुझे तो पहले, मैं इसे खाऊंगा। लिनेट अभी इस सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय पीछे से दरवाजा खोल के चोरी छुप के
एलिशन अपनी शक्ल बनाते हुए घुस जाता है और एलिसन को देखने के बाद अभी लिनेट भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एलिसन अभी शक्ल बनाते हुए लिनेट से बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है मुझे एक्सप्लेन करो। तो इसी समय यहाँ पे बच्चे का जो बाप है मतलब जो ड्यूक है वो आ जाता है और बोलता है कि सर एलिसन वो मैं ही था जो कि ये सब कुछ सजेस्ट किया एंड फाइनली हम लोग मिल ही गए, चलो प्रॉपरली कुछ बातचीत करते हैं। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, रात हो जाती है। लिनेट जो कि एलिसन से माफी मांगते हुए जो कुछ भी हुई है उन सभी को अभी प्रॉपरली एलिसन को एक्सप्लेन कर देता है और सामने की और एलिसन लिनेट की तरह बनाई हुई जो फूड है उसे खाते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, लगता है मुझे भी बॉयल मीट को बनाना होगा। लेकिन दूसरी ओर अभी हम लोग को लिनेट को दिखाया जाता है जो कि एलिसन को मीट को खाते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही ये बोलने लगता है कि शायद से एलिशन को ये जो बॉयल किया हुआ मीट है यह पसंद नहीं आया क्योंकि मैं जस्ट मीट को ऐसे ही बॉयल कर दिया। लेकिन आगे से एलिसन अभी इन सभी से बोलने लगता है कि जैसा कि इस बार गलती मेरी थी तो इस बार तुम सभी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन बाहर की ओर ये जो स्टैचू है इसका मतलब क्या है। तो एलिसन के मुंह से अभी इस क्वेश्चन को सुनने के बाद अभी आगे से ड्यूक एलिसन से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये बोलने लगता है कि इसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ पे इस स्टैचू को तुम्हारी अचीवमेंट के कारण बनाया हूँ। तो आगे से एलिसन पूछने लगता है कि किस तरीके की अचीवमेंट। तो जो ड्यूक है वो अभी बताने लगता है कि बहुत समय पहले मैंने सुना था ड्रैगन वॉर के दौरान एक बहुत ही बहादुर एक सोल्जर हुआ करता था जो कि अपने बलबूते पे पूरे ड्रैगन वॉर को ही खत्म कर दिया। और थोड़ा मैंने ये भी सुना कि वो जो सोल्जर था उसका नाम था एलिशन। ड्यूक के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद एलिशन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि एलिशन अभी भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका भंडार फूट गया। ड्यूक तो अभी एलिसन से ये भी बोलता है कि उस दिन जब मेरी पत्नी मेरे रूम से बाहर गई थी और उसके बाद ही तुम दोनों जब मेरे कमरे में आए थे तो उसी टाइम पर ही मैं तुम दोनों के बारे में अंदाजा लगा लिया था। तो एलिसन भी अभी आगे से बोलता है कि ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था कि आप उस टाइम पे अपने होश में थे। ड्यूक कहता है कि तो इसी कारण ही मैंने ये सब कुछ किया, आपके हॉनर के लिए ये सब कुछ किया, तो आपको समझ में आया ना। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एलिसन जो कि अपने उंगलियों से सामने की ओर एक अटैक को करते हुए जो स्टैचू है उसे टुकड़ों में बिखार देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं यह नहीं चाहता कि लोग जब मेरे रेस्टोरेंट में आए तब उन्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चले। एलिसन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ड्यूक अपना शक्ल बना लेता है और बोलता है कि ऐसा है क्या, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कर दिया। और ड्यूक का ये बोलते ही ये वाला सीन यहीं पे चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। रॉयल पैलेस के अंदर एक लड़की दूसरी एक लड़की से चलते चलते टकरा जाती है और उसके हाथों से जितनी भी किताबें वो सभी जमीन के ऊपर गिर जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उन सभी किताबों को कोई अपना मैजिक यूज करके सही तरीके से उठाने लगती है और तौर ये भी पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं लगी है ना। तो हमें जैसे ही उस लड़की की चेहरे को दिखाई जाती है तो हमें देखने के लिए मिलता है ये और कोई नहीं, ये मेट्राइन है। तो अचानक से सामने की ओर इतनी बड़ी एक मैजिशियन को देखने के बाद वह लड़की पूरी तरीके से बेजुबान हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती है, बस इतना ही बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और जैसे ही अभी मेट्राइन यहाँ से जाने लगती है तो वह लड़के की दोस्त अभी उसे बोलने लगते है कि वाह, मेट्राइन ने तुम्हारे साथ बात की, वो कितनी कूल है ना, क्या तुमने उसकी मैजिक कास्टिंग का जो स्पीड है उसे देखा, इवन मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाया कब उसने फटक से मैजिक कास्ट किया। अभी तो वह लड़की ये भी बोलती है कि तुमने क्या उस रोमार के बारे में सुना, मुझे लगता है वो सब कुछ झूठा है। और इस बात को अभी मेट्राइन भी सुन लेती है जहाँ पे वह दोनों अभी ये बोल रही होती है आखिरकार इस दुनिया में कौन है जो कि मेट्राइन को किडनैप कर पाए, उसे बांध के और तोड़ उसे रुलाते हुए यहाँ से घसीट के लेके जाए। वह दोनों लड़के आपस में जो कुछ भी बातें कर रही थी इन सभी बातों को मेट्राइन भी अभी खड़े खड़े सुनने लगती है और सुनते हुए बहुत ही ज्यादा मन ही मन शर्माने भी लगती है। तो अभी मेट्राइन जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे के पास आता है तो उसे कमरे के अंदर किसी का प्रेजेंस महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। मेट्राइन अभी अपने मन में ही सोचते हुए ये बोलने लगती है कि बिना किसी परमिशन के मेरे कमरे के अंदर सिर्फ एक ही जन प्रवेश कर सकता है और वो पर्सन है ड्यूक टिम। और ड्यूक टिम तो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो आखिरकार मेरे कमरे में कौन है। तो बेसिकली मेट्राइन अभी अपने कमरे के अंदर रूरी नहीं है ऐसा सोचने लगता है और तोड़ बहुत ही ज्यादा घबराने भी लगता है। तो इस समय मेट्राइन बिना किसी देरी किए अभी जल्दी से दरवाजा ओपन करके रोते हुए
चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ एक रूमर्स की तरह पूरी तरीके से फैल चुका है, तो प्लीज इस बार मेरे साथ थोड़ा आराम से। लेकिन हमें दिखाया जाता है कमरे के अंदर तो रोरिन होती ही नहीं है। यहाँ पे जो ड्यूक का बेटा है, मतलब जो यंग प्रिंस है, वो होता है और वो इन सभी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। यंग प्रिंस अभी अपना शक्ल बनाते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी ओर अभी भी हम लोगों को मेट्राइन के चेहरे पे रोरिन की जो ख्वाब है उसे साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो ऐसा मेट्राइन सभी बातों को यंग प्रिंस को साफ साफ बता देता है। तो यंग प्रिंस इन सभी बातों को सुनने के बाद मेट्राइन से बोलता है कि ठीक है, मैं इन सभी रूमर्स को और फैलने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही डी ट्रेन सिटी के बारे में पूछते हुए ये पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ के हिसाब से आजकल कितने लोग मरे हैं। तो इस बात के रिप्लाई में मेट्राइन बोलती है कि 3 लोग। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो यंग प्रिंस है वो बोलता है कि वहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होते जा रहा है, क्या वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता। तो इस बात को सुनने के बाद मेट्राइन आगे से बोलती है कि क्या मैं वहाँ पे जाऊँ। तो आगे से जो यंग प्रिंस है वो बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी बिल में छुप जाएंगे। और ये बोलने के साथ ही अभी जो यंग प्रिंस है वो अपने पास से एक पॉइजन के बोतल को बाहर की ओर निकाल लेता है और बोलने लगता है कि और अगर ऐसा होता है तो हमें कभी भी ये पता ही नहीं चलेगा आखिरकार इस पॉइजन को किसने बनाया। और गाइस ये वही पॉइजन होता है जिसको कि बच्चे के बाबा को दिया गया था। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी जो यंग प्रिंस है वो अभी बोलता है कि लेकिन वो जो डे ट्रेन की सिटी है वहाँ पे एक पर्सन जा सकता है जिसको कि देखने में एक आम पर्सन जैसा लगता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक मॉन्स्टर है। यंग प्रिंस के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद मेट्राइन को भी समझ में आ जाती है कि यंग प्रिंस एलिसन के बारे में ही बातें कर रहा है। तो मेट्राइन का हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। देखते ही देखते अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिसन के रेस्टोरेंट के तालाब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसन मीट को चॉप करके किसी एक सब्जी को घिसने के मशीन पे घिस के चिकन फ्राइड राइस नाम का एक डिश बनाता है। रोरिन को अभी इस खाने को देते हुए बोलने लगता है कि जाओ रोरिन, इसे तुम सर्व कर दो। तो रोरिन भी अभी इसके लिए मान जाता है। लेकिन कुछ देर बाद हम लोगों को एक जन के बाउल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राइस के ऊपर एक भी मीट का टुकड़ा नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली ये जो खाना है ये सेरेना का ही होता है। सेरेना इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। सेरेना के सामने अभी हम लोग को रोरिन को भी देखने के लिए मिलती है। एंड ऑब्वियसली इससे साफ साफ पता चलता है कि सेरेना के पास खाना डिलीवर होने से पहले रोरिन डिश के ऊपर से जितने भी मीट थे उन सभी को सापा चाट कर दी होती है। तो इस बात के कारण अभी रोरिन एंड सेरेना आपस में ही लड़ने लगती है। अभी तो साइड में हम लोगों को बच्चे की जो माँ है उसे भी दिखाई जाती है। तो यार गाइस मुझे माफ करना, मैं तब से बच्चे का जो बाप है उसे ड्यूक बोल रहा हूँ, और ड्यूक नहीं, वो एक काउंट है। तो बच्चे की जो माँ है उसे मैं बच्चे की माँ ना बोलकर काउंटेस बोलूंगी। तो काउंटेस अभी इस मीट फ्राइड राइस को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि सच में ये चीज तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मैं धीरे धीरे करके इस खाने को, मतलब इस जगह के खाने को प्यार करने लगा हूँ। इसी समय रेस्टोरेंट के अंदर एक और पर्सन एलिसन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि बस हम लोगों के लिए भी इसी खाने को 2 प्लेट लेके आना। तो इस बात को सुनने के बाद एलिसन बोलता है हाँ क्यों नहीं। और देखते देखते कुछ देर बाद एलिसन यहाँ पे 2 बाउल मीट फ्राइड राइस को लेके आ जाता है। और जैसे ही बेहे पर्सन अभी एक चम्मच मीट फ्राइड राइस अपने मुंह के अंदर डालता है तो बेहे पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके साइड में जो एक और लेडी है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और एलिसन से बोलने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैं इस तरीके का खाना आज तक नहीं खाया। तो इस बात को सुनने के बाद एलिसन वह दोनों से बोलने लगता है कि ऐसा है क्या, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तुम तो ऐसा नहीं हो। तो अभी एलिसन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। क्राउन प्रिंस अभी बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था एलिसन ने हम लोगों को नोटिस कर लिया। और क्राउन प्रिंस के साइड में जो एक और लेडी थी वो बेसिकली मेड रानी होती है। क्राउन प्रिंस अभी खाना खाते हुए ये बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे आते टाइम अपने अपने हुलिया को चेंज करके आया, जिसके कारण काउंटेस अभी भी हम लोगों को पहचान ही नहीं पाई। क्राउन प्रिंस अभी ये सब कुछ बोलने के साथ ही अपने पास से वही पॉइजन के शीशी को बाहर की ओर निकाल लेता है और एलिसन को दिखाते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो एलिसन भी आगे से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तो क्राउन प्रिंस अभी जवाब देते हुए बोलता है कि ये एक पॉइजन है जो कि ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरीके से डेट कर देता है और इसी पॉइजन को जो काउंट है उसके ऊपर यूज किया गया था। इस बात को जानकर अभी एलिसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आगे से अभी क्राउन प्रिंस एलिसन से बोलने लगता है कि ये जो पॉइजन है ये धीरे धीरे करके इस काउंट के अंदर
पूरी तरीके से फैल रहा है एंड मुझे पता नहीं है जो काउंट है वो आखिरकार इस पोजीशन से कैसे निकली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस काउंट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये चीज मतलब इस पोजीशन से उभर पाना आसान होगा। काउंट प्रिंस अभी ये सब कुछ बातें बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय यहाँ पे दो लुटेरे लोग आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि जल्दी से तुम लोगों के पास जितना भी खाना है और जितना भी पैसा है उन सभी को हम लोगों के हवाले कर दो। तो वे दोनों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी यहाँ पे जो काउंटेस है वो पूरी तरीके से डर जाती है। अभी हम लोग को ये दोनों लुटेरे भाइयों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे एक का नाम होता है मिलान और दूसरे का नाम होता है भायोली। तो यहाँ पर इन दोनों लुटेरे भाइयों को देखने के बाद रूरिन एंड सेरेना अभी आपस में ही फाइट करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अभी हम लोग को मेड्राइन को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पे अचानक से लुटेरे लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनोनमस ऑरा बाहर की ओर रिलीज करने लगती है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को इन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जिनको की मेड्राइन बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर दी होती है। मेड्राइन तो अभी इन दोनों के ऊपर इन दोनों को एक कुर्सी की तरह बना के इन दोनों के ऊपर ही बैठी हुई होती है और बेचारा वे दोनों आगे से मेड्राइन को चीप मेज कहते हुए माफी मांगने लगते हैं। तो अभी मेड्राइन भी ये चीप मेज इस वर्ड को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और ही करके हंसते हुए बोलने लगती है कि हाँ मैं एक चीप मेज हूँ। तो अभी मेड्राइन को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद पीछे की ओर जो क्राउन प्रिंस है वो एलिसन से बोलने लगता है कि प्लीज उसे माफ कर देना, क्योंकि इन दिनों में मेड्राइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के अंदर से गुजरी है। लेकिन एलिसन आगे से मेड्राइन के बारे में कुछ न बोलते हुए उसी पॉइजन के शीशी को अपने हाथ में पकड़ते हुए अभी क्राउन प्रिंस से ये पूछने लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस पॉइजन के बारे में डी ट्रेन सिटी में इन्वेस्टिगेशन करूं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आगे से क्राउन प्रिंस एलिसन से बोलता है कि चाहे हम लोग काउंट डी ट्रेन को इस पॉइजन के बारे में कितना ही ज्यादा पूछताछ कर ले वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इसी कारण ही मैं ये चाहता हूँ खास करके तुम वहां पे जाओ और इसके बारे में खुद ही इन्वेस्टिगेशन करो। तो अभी क्राउन प्रिंस के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन मान जाता है और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक अलग ही जगह का सीन को दिखाया जाता है, जो कि देखने में पूरी तरीके से एक खंडर सा जगह लग रहा था और इसी जगह पे हम लोग को एलिसन एंड रूडिन को भी देखने के लिए मिलता है। वे दोनों अभी इस जगह पे उसी पॉइजन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गया होता है, जहाँ पे रूडिन अभी एलिसन से ये पूछने लगती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो एलिसन आगे से बोलता है कि हम लोग यहाँ पे उसी पॉइजन के बारे में जानने के लिए आए हैं, जो कि काउंट के ऊपर यूज किया गया था। तो आगे से अभी रूडिन अपने आसपास का जो माहौल है उसे देखने के बाद एलिसन से ये बोलने लगती है कि सच में ये जगह ये तो पूरी तरीके से एक खंडर सा बन चुका है। तो इस बात के रिप्ले में अभी एलिसन बोलता है कि शायद से ये चीज उसी पॉइजन की वजह से है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग मतलब जितने भी जनरल्स लोग थे वो सभी मारा जा चुके हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी एलिसन अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार मैं उन सभी पॉइजन वालों को किस तरीके से पकड़ूं। तो अभी एलिसन कुछ सोचने के बाद रूरिन से बोलने लगता है कि रूरिन मेरे पास एक प्लान है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा और शायद से ये चीज तुम्हें कुछ खराब सिचुएशन में भी लेके जा सकती है। तो इस बात को सुनने के बाद रूरिन अभी एलिसन से बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और रूरिन की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। कुछ समय बाद अभी हम लोग को रूरिन को पिंजरे के अंदर दिखाई जाती है। बेचारा रूरिन भी अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। आगे से एक गार्ड जो कि रूरिन को इसी पिंजरे के अंदर डाला था वो यहाँ से जाते हुए रूरिन से बोलने लगता है कि यहाँ पे जितने भी बर्ड्स प्रिजनर है उन सभी से दूरी बना के रहना। और बेही गार्ड का ये कहते ही अभी इसी पिंजरे के अंदर हम लोग को और भी बहुत सारे तगड़े तगड़े कैदियों को दिखाए जाते हैं, जो लोग अभी रूरिन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ओ माय गॉड एक लड़की, आज किसका बर्थडे है, चलो रंग ललिया मचाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद रूरिन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, मतलब डरती नहीं है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है कि अरे यार वे लोग अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, आखिरकार लड़कों के साथ लड़कियों को क्यों ही प्रिजन में डालती है। और ये बोलते हुए अभी रूरिन अपनी जो पावर है उसे भी थोड़ा सा एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन इसी समय जो गार्ड यहाँ से जा रहा था उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि ये जगह लोगों की चिल्लाने की वजह से पूरी तरीके से कांप रहा है। अभी इसी प्रिजन के अंदर हम लोग को एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चैम्बरलेन। तो चैम्बरलेन एक कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम है, तो मैं इसे चोमू नाम से बुलाऊंगा। तो चोमू अभी यहाँ पे आके रूरिन को देखते हुए अभी ये बोलने लगता है कि वे लोग ये बोल रहे हैं कि आज यहाँ पे एक न्यू यूजफुल आइटम है, मतलब रूरिन की ही बातें बोल रहा है। और ये बोलते बोलते चोमू अभी सीधा रूरिन के पास चला जाता है और रूरिन की और अपने उंगलियों से इशारा करते हुए बोलने लगता है कि ये वही लड़की है ना जो कि रास्ते में झगड़ा करने की और फाइट करने के कारण पकड़ा गया है। जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और बाकियों से अलग करके रखो।
चोमू अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय यहाँ पे एक लेडी आ जाती है, मतलब एक मेड आ जाती है, जो कि अभी चोमू के कान में फिसफिसाते हुए किसी चीज के बारे में कहती है, जो कि सुनने के बाद चोमू अभी फिसफिसाते हुए कहता है कि अरे यार, फिर से तुम जाओ और बताओ कि मैं आ रहा हूँ। कुछ समय बाद अभी हम लोग को चोमू को कहीं पे जाते हुए दिखाई जाता है। चोमू अभी जैसे ही दरवाजा को ओपन करता है, चोमू के सामने अभी हम लोग को एक और लॉन्डे को दिखाया जाता है, और ये लॉन्डा और कोई नहीं, एलिशन ही होता है। एलिशन को देखने के बाद चोमू अभी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको वेट करना पड़ा, मैं इस जगह का लॉर्ड और मेरा नाम चोमू है। तो इस बात को सुनने के बाद आगे से एलिसन चोमू से बोलने लगता है कि मैं पैलेस की तरफ से आया हूँ और मैं काउंट रिवॉल्क हूँ, और मुझे इस डिटन सिटी को मैनेज करने के लिए बताया गया है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिसन क्राउन प्रिंस ने पैलेस की तरफ से ऑफिशियली स्टैंप लगा हुआ एक स्क्रोल को चोमू को दिखाने लगता है। तो चोमू भी अभी आगे से वो जो स्टैंप है उसे अच्छी तरीके से चेक करते हुए बोलता है कि देखने में तो ये स्टैंप एकदम ओरिजिनली लग रहा है। तो चोमू के मुंह से इस बात को सुनने के बाद एलिसन चोमू से अभी ये पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे फेंकूगिरी कर रहा हूँ। तो आगे से चोमू अभी एलिसन से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इस बात का अंदाजा था, लेकिन मैं ये आशा नहीं किया था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। और एलिसन से अभी चोमू इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी बहुत ही शाना तरीके से एलिसन से बोलने लगता है कि तुम्हारे पहले यहाँ पे 3 और आए थे, जो तीनों एक एक करके यहाँ से गायब हो गए। मैंने तो ये सोचा था कि नोबेल लोग इस जगह को शायद से अवॉइड करेंगे, लेकिन अभी चोमू के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनने के बाद एलिसन चोमू से ये कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चौथा पर्सन बनने वाला हूँ जो कि यहाँ से गायब होने वाला है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चोमू हंसते हुए अभी एलिसन से ये कहने लगता है कि सच में आप बहुत ही ज्यादा फनी टाइप है, और आखिरकार मैं आपके बारे में ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल चीजें कैसे सोच सकता हूँ। तो आगे से एलिशन बोलता है कि डिसरेस्पेक्टफुल और फराम करके वो जो स्क्रोल है उसे फाड़ देता है और कहता है कि इसे बोलता है डिसरेस्पेक्ट करना। एलिसन को अभी इन सभी चीजों को करते हुए देखने के बाद अभी चोमू एलिसन से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार आप मैजेस्टी की लिखी हुई इस लेटर को इस तरीके से कैसे फाड़ सकते हैं। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एलिसन हंसते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो पाजी, कौन देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं, और ऐसे भी मैजेस्टी थोड़ी यहाँ पे आने वाला है। अभी तो एलिसन अपने दोनों पाँव को टेबल के ऊपर रख देता है और बोलने लगता है कि ऐसे भी कौन परवाह करने वाला है, मैं यहाँ पे जो चीजें हैं उन सभी को थोड़ा अलग से ही मैनेज करने वाला हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी तरह यहाँ पे एक के बाद एक नोबेल पर्सन आते जाए? नहीं ना, सच बोलो तो मैं भी नहीं चाहता। तो क्या बोलते वीरू, एक साथ मिलके यहाँ पे एक न्यू धंधा चालू करे? और ऐसे भी मैं यहाँ पे आने से पहले इस जगह के बारे में बहुत सारे रूमर्स भी सुनी है। तो अभी एलिसन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो चोमू है वो भी अपने सोच में ही पड़ जाता है, और देखते देखते इसी सीन के साथ ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को रूरिन की और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आके रूरिन से ये बोल रहा होता है कि आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। तो इस बात को सुनने के बाद रूरिन अभी पूछने लगती है कि पहले तो तुम मुझे एक अलग ही कमरे में शिफ्ट करे, उसके बाद अब तुम कहाँ मुझे लेके जाने वाले हो? और ये बोलने के साथ ही अभी रूरिन अपने मन में ही परेशान होते हुए बोलने लगता है कि अगर एलिसन ने मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट नहीं करता तो शायद से मैं अभी तक इन सभी को मार दिया होता। तो अभी देखते देखते अभी वो गार्ड रूरिन को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो आसपास के कैदी रूरिन से बोलने लगते हैं कि जाओ तुम बाहर जाओ, अब तुम समझोगे असली परेशानी किसे कहते हैं। तो अभी वो गार्ड चिल्लाते हुए इन सभी को चुप कर देता है। इसी समय हम लोग को यहाँ पर एक साइड में, मतलब एक कोने में चोमू को भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन चोमू अभी अपने मन में ही एलिसन के बारे में ही सोचने लगता है और बोलने लगता है कि पहली बार यहाँ पे उसके जैसा कोई एक पर्सन आया है, तो मुझे अभी क्या करना होगा, क्या उससे कोई एक तोहफा देना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने पास से वही पॉइजन के एक शीशी को बाहर की ओर निकाल लेती है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिशन को अपने कमरे में दिखाया जाता है, मतलब ड्यूक ने उसे रहने के लिए जो कमरा दिया था उसी कमरे के अंदर का सीन ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसन अभी बैठे बैठे जो उसके पास पॉइजन है उसे ही अच्छी तरीके से दिखने लगता है। इसी समय यहाँ पे कोई दरवाजे के पीछे आके दरवाजे को खटखटाते हुए बोलने लगता है कि काउंट रिवॉल्क, मैं अंदर आऊं? तो काउंट भी, मतलब एलिसन भी बोलता है कि हाँ आ जाओ। तो अभी दरवाजा खोल के वही मेट अंदर की ओर आ जाती है, और ये मेट अभी बेसिकली एलिसन के लिए चाय लेके आई थी। तो एलिसन अभी मेट से बोलता है कि तुम यहाँ पे कप को रख के चले जाओ, लेकिन आगे से मेट एलिसन से बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन काउंट चोमू ने मुझे ये बताया है कि तुम्हें मेरे सामने इस चाय का एक सिप को, मतलब एक घूंट को पीना होगा, जिससे कि चोमू के प्रति आपका जो ट्रस्ट है वो वेरीफाई हो सके। तो अभी अचानक से मेट के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनने के बाद एलिसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है
ऑब्वियसली अभी एलिशन अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि क्या उसने इस चाय के अंदर कोई पॉइजन मिला दिया है, क्या उसने वही दिमाग को खराब करने वाली पॉइजन को मिला दिया है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी एलिसन अपने मन में ही बोलता है कि ऐसे भी क्या ही होने वाला है, मेरे पावर के सामने ये सब कुछ चाय कम पानी ज्यादा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी एलिसन तुरंत ही उस कप को लेके ढक्कस करके जितने भी चाय है उन सभी को एक ही घोट में पी जाती है। और पीने के बाद ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी जो मेड है उसे बोलने लगता है कि सच में इसका टेस्ट ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो एलिसन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद मेड भी हंसते हुए एलिसन से ये कहती है कि मुझे पता थी कि तुम इसे पसंद करोगे। एलिसन भी अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि इस चाय के अंदर तो थोड़ा सा भी पॉइजन नहीं था, तो इसका मतलब क्या मैं चोमू के ट्रस्ट को गेन कर चुका हूँ। अभी ओ मेड यहाँ से जाते हुए एलिसन से बोलती है कि तुम्हारे लिए एक और चीज है। चोमू ने मुझे ये कहा था कि अगर तुम इस ट्रस्ट टेस्ट को पास कर जाओ तो तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सामने की ओर आप लोग एलिसन का जो गिफ्ट है उसे तो देख ही सकते हो। और सामने की ओर अभी एक लड़की को देखने के बाद एलिसन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। एलिसन भी अभी समझ जाता है कि जो चोमू है वो अभी एलिसन के ट्रस्ट को जीतना चाहता है, वो भी लड़की गिफ्ट करके। एलिसन अभी उस लड़के के पास चला जाता है और उसकी जो हालत है उसे देखने के बाद लड़के से पूछने लगता है कि हे क्या तुम ठीक हो। लेकिन अभी यह लड़की पूरी तरीके से हिप्नोटाइज होकर रखी थी एंड ऑब्वियसली वही दिमागी पॉइजन की वजह से वो लड़की अभी एलिसन को नीचे की ओर पटकते हुए एलिसन के ऊपर चढ़ जाती है। सीन चेंज हो जाता है, एक अलग ही जगह का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी हम लोग को सामने की ओर 2% को बांधा हुआ देखने के लिए मिलता है और इन लोग के सामने अभी हम लोग को एक और पर्सन को देखने के लिए मिलता है। और ये जो पर्सन है इसका नाम होता है रेडेन। और इस पर्सन को अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि एलिसन के साथ ये पर्सन भिड़ने वाला है। रेडेन सामने की ओर इन दोनों को कल्टीवेशन रूम में ले जाने के लिए बोलता है और यहाँ पे जैसे ही वे दोनों कल्टीवेशन रूम के बारे में सुनता है तो वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, रोते हुए बोलने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए। सीन चेंज हो जाता है, अभी हम लोग को रूरिन की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूरिन एक स्लेब की तरह अभी इन सभी के अंदर आ गई होती है। रूरिन अभी यहाँ पे जो कुछ भी है उन सभी चीजों को देखने के बाद अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। रूरिन अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है इस एम्पायर के अंदर जो स्लेवरी है वो पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ एक लार्ज अमाउंट में हो रहा है। कुछ समय बाद अभी हम लोग को रूरिन को एक पिंजरे के अंदर देखने के लिए मिलती है जहाँ पे रूरिन अभी अपने सामने एक टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ मैजिक यूज करते हुए अभी बोलने लगती है कि अपने मन में ही मुझे नहीं पता कि इस जगह पर उस पॉइजन को तैयार किया जाता है या नहीं, लेकिन मुझे इन सभी चीजों के बारे में शायद से एलिसन को बताना पड़ेगा। रूरिन ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही उसी छोटी सी मैजिक सर्कल के थ्रू अभी एलिसन से ये बोलने लगते हैं कि हेलो हेलो एलिसन, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? यहाँ पे जो कुछ भी है ना, मतलब जो स्लेवरी है वो एकदम लार्ज अमाउंट में हो रही है। लेकिन जैसा कि रूरिन एकदम सही टाइम पे एलिसन के साथ कांटेक्ट किया था तो रूरिन सामने की ओर जो नजारा है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रूरिन से बोलने लगता है कि रूरिन तुम समझो ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एलिसन अभी ये सब कुछ रूरिन को बता ही रहा था, लेकिन इसी समय वही लड़की एलिसन से बोलने लगती है कि मास्टर आप अपना ऑर्डर दीजिए, क्या मैं कपड़े उतारूं? तो वह लड़की के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद एलिसन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। एलिसन अभी घबराते हुए रूरिन से बोलने लगता है कि रूरिन तुम जो कुछ भी चिंता कर रहे हो, तुम अभी जो कुछ भी समझ रही हो ये एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरी ओर अभी हम लोग को रूरिन को भी देखने के लिए मिलती है जो कि पूरी तरीके से गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रूरिन अभी गुस्से के साथ अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो ड्रैगन ऑरा है उसे रिलीज करने लगती है और देखते ही देखते रूरिन के हाथों में जो जंजीरें लगा हुआ था वो भी पूरी तरीके से टूट जाती है। रूरिन की अभी ऐसी भयंकर गुस्से को देखने के बाद एलिसन घबराते हुए अभी रूरिन से ये बोलने लगता है कि रूरिन तुम पूरी तरीके से गलत समझ रही हो, तो बेसिकली ये जो लड़की है ये अपनी होश में नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद रूरिन आगे से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एलिसन से ये बोलती है कि तुम जाओ और जो कल्टीवेशन रूम है उसके बारे में रिसर्च करो और हम इस बारे में बाद में जाके बात करेंगे। और हाँ, तुम प्रिपेयर रहना। रूरिन के मुंह से अभी इन सभी धमकियों को सुनने के बाद एलिसन पूरी तरीके से डर जाता है, अपना शक्ल एकदम कार्टून जैसा बना लेता है। अभी सीन दोबारा से रूरिन की ओर आता है जहाँ पे एक गार्ड जिसको कि अभी रूरिन की ओर से कुछ महसूस होता है तो अभी रूरिन के पास जाके पूछने लगता है कि हे तुम क्या कर रही हो? तो आगे से रूरिन अपना जो मैजिक है उसे बंद करते हुए अभी गार्ड से बोलती है कि कुछ नहीं, और इसके साथ ही अपना जो हथकड़ी है उसे दिखाते हुए बोलती है कि ये टूट गया है,
मुझे एक न्यू चाहिए। इसी समय इसी जगह पे थोड़ी ऊपर की ओर रेडियन को देखने के लिए मिलता है। रेडियन जो कि अपने सामने एक गार्ड से पूछने लगता है कि क्या ये वही है जो कि यहाँ पे न्यू आई है। तो इस बात को सुनने के बाद सामने की ओर वो जो गार्ड है वो बोलता है हाँ, तो क्या हम इसे इंटरोगेट करें। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो रेडियन है वो उस गार्ड से साफ साफ इसके बारे में मना कर देता है और बोलता है कि सभी से जाके कह दो कि कोई भी इस लड़की को प्रोवोक ना करे, क्योंकि ये जो लड़की है ये कोई ह्यूमन नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद बेह गार्ड भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को मॉर्निंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को एलिसन के पास अभी चोमू को आते हुए दिखाया जाता है। चोमू एलिसन के पास आते ही एलिसन से बोलता है कि गुड मॉर्निंग काउंट रिवॉल्क। अभी तो चोमू एलिसन से कल रात के बारे में भी पूछने लगता है कि एलिसन ने कल रात को मजा किया है या नहीं। तो एलिसन भी आगे से बोलता है कि हाँ, बहुत ही मजा आया। ऊपर ही ऊपर चोमू से एलिसन अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अभी एलिसन चोमू को गाली दे रहा होता है। बोलने लगता है साले तुम्हारी वजह से ही कल रात को ही मेरे और रूइन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी तो एलिसन दोबारा से चोमू से ये बोलता है कि मुझे ये जो स्लेब है ना इससे और कुछ दिन मेरे पास ही रखना है। एंड ऑब्वियसली एलिसन उस लड़की को बचाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा होता है। एलिसन तो अभी चोमू से ये भी पूछता है कि लेकिन मैं जितने भी स्लिप देखा हूँ उनमें से ये स्लिप थोड़ा अलग दिख रहा था, ऐसा क्यों। तो इस बात को सुनने के बाद चोमू थोड़ा सा शैतानी हंसी हंसते हुए अभी एलिसन से बोलता है कि हाँ, डिडन सिटी का जो आइटम है वो हमेशा से अलग ही होती है। तो बेसिकली हम लोगों के यहाँ पर जितने भी स्लेब है उन सभी को ही हम लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिससे कि वे सभी पूरी तरीके से हम लोगों के कब्जे में हो जाए, हम लोगों के हर एक कमेंट को फॉलो करे। पता नहीं, लेकिन इन सभी बातों को बोलते टाइम चोमू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन अभी चोमू के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन जैसा कि एलिसन को इन सभी को रंगे हाथ पकड़ना है, तो इसी कारण ही एलिसन अभी चाय में चुस्की मारते हुए चोमू से बोलने लगता है कि तो मेरे जैसा एक हाई नोबेल पर्सन अगर इस स्लेवरी के मार्केट को पूरे एम्पायर के अंदर फैला दे तो यह चीज हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। एलिसन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद चोमू भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एलिसन से बोलने लगता है कि हाँ, इसी कारण ही मुझे लगता है मैं आपके साथ हाथ मिला के एकदम सही काम किया है। तो आगे से एलिसन अभी चोमू से बोलने लगता है कि लेकिन मुझे कुछ चीजों को पहले जानना होगा, तो क्या ये सभी जो स्लेव है वो क्या कल्टिवेशन रूम से बिलोंग करते हैं। तो एलिसन के मुंह से अभी अचानक से कल्टिवेशन रूम के बारे में सुनने के बाद चोमू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन चेंज ना करते हुए एलिसन से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कल्टिवेशन रूम के बारे में। तो एलिसन आगे से जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस जगह पे आने से पहले मुझे इस डेड्रेन सिटी के बारे में बहुत सारे रूमर्स मिले, और हाँ, तुम्हें तो ये पता है कि नोबेल्स लोग किसी भी चीज के पीछे कितना ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, और हाँ, तुम चाहो तो उस जगह को मुझे नहीं भी दिखा सकते हो। एलिसन अभी चोमू से ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन चोमू अभी आगे से एलिसन से बोलता है कि नहीं, मैं आपको जो कल्टिवेशन रूम है वहाँ पे लेके चलता हूँ। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोगों को रेडियन को दिखाया जाता है जो कि अभी चलते चलते किसी एक कमरे में आ गया होता है। रेडियन अभी सामने की ओर एक लेडी जिसका नाम सिडनी होता है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो सिडनी है ये भी एक रेड ड्रैगन होती है, एकदम सेरेना की तरह। और रेडियन अभी सिडनी को रूडिन के बारे में बता देता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन एंड चोमू को दिखाया जाता है जो दोनों अभी मास्क पहन के, मतलब रुमाल को मास्क की तरह बांध के एक कमरे के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो जहरीला पौधा है उन सभी को उगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। और एलिसन यहाँ के जो हालात है उसे देखने के बाद, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को देखने के बाद समझ जाता है कि इन सभी को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके यहाँ पे काम कराया जाता है। तो एलिसन इन सभी चीजों को समझने के बाद अभी चोमू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा भी कोई जहर है जो कि कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता है। एलिसन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद चोमू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। चोमू एलिसन से पूछता है कि क्या तुम दूसरे आइटम के ऊपर इंटरेस्ट हो, और ये बोलने के साथ ही अभी चोमू अपने पास से किसी एक चीज को बाहर निकालते हुए अभी एलिसन से बोलने लगता है कि मैं आपको इस चीज के बारे में बताने ही वाला था। चोमू अपने पास से कुछ निकाल पाता उससे पहले यहाँ पे रेडियन आ जाता है। रेडियन अभी चोमू से पूछने लगता है कि चोमू, आखिरकार तुम इस जगह पे किस कारण के लिए आए हो। तो आगे से चोमू अभी रेडियन से एलिसन के बारे में बताते हुए बोलता है कि एक काउंट रिवॉल्क है और आज के बाद से ये भी हम लोग के साथ ज्वाइन होने वाला है। चोमू आगे और कुछ कह पाता उससे पहले ही रेडियन अपने पास से शॉट को निकाल के चोमू के सिर को धड़ से अलग कर देता है और गुस्से के साथ चोमू से बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसे एक मनबुद्धि इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिरकार तुम 2 दिन पहले मिले हुए इंसान के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हो। और देखते ही देखते यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेशन लगा हुआ था उन सभी फॉर्मेशनों के अंदर से अभी आग यहाँ पे जितने भी पौधे
थे उन सभी के ऊपर लग जाता है। मतलब इस जगह पे जितने भी सबूत थे वो सभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेडेन अभी अपने शॉट को पकड़ते हुए एलिसन के सामने आके खड़ा हो जाता है। एलिसन भी अभी रुमाल को हटाते हुए अभी कहने लगता है कि बहुत खेल लिया काउंट काउंट, आप हो कि असली दंगल। और एलिसन की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से रूरिन की ओर जाता है। अभी रूरिन को पिक्चर के अंदर बैठे हुए दिखाई जाती है। रूरिन अभी अपने मन में ही एलिसन के बारे में ही सोच रही होती है। इसी समय यहाँ पे सिडनी नाम का जो रेड ड्रैगन है वो यहाँ पे आ जाती है और रूरिन को देखने के बाद बोलने लगते हैं कि ओ माय गॉड, सच में एक ड्रैगन स्लिप, मैं तो माला माल हो गई। रूरिन भी अभी यहाँ पे सिडनी को देखने के बाद बोलने लगती है कि मैं भी ये आशा नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन को देखने के लिए मिलेगी। रूरिन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद सिडनी अभी रूरिन से बोलने लगती है कि रूरिन, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हो, तुम भेरन की डॉटर हो। तो सिडनी के मुंह से अभी अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद रूरिन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और इसके साथ ही सिडनी से अभी ये पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मेरी माँ के नाम के बारे में कैसे जानती हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी सिडनी अपनी शकल बनाते हुए अभी बोलने लगती है कि मैं बस तुम्हारी माँ के नाम के बारे में ही नहीं जानता, बल्कि मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से तुम्हारी माँ अपने ही सास को ले लिया था। क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहोगे? तो इस समय सिडनी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रूरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। गुस्सा होते हुए अभी रूरिन अपने बॉडी के अंदर से अपना जो ऑरा है उसे भी रिलीज करने लगती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि थैंक गॉड कि यहाँ पे एलिसन नहीं है, आप मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखते देखते रूरिन जिस पिंजरे के अंदर कैद होकर रखा था वो पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। रूरिन ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और सिडनी के सामने खड़ा हो जाती है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद मतलब रूरिन को अभी ड्रैगन फॉर्म में तब्दील होते हुए देखने के बाद सिडनी भी अभी हंसते हुए अपना जो ड्रैगन फॉर्म है उसे एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन इसी समय रूरिन ड्रैगन ब्रीथ नाम का जो अटैक है उसे सिडनी के ऊपर दे मारती है। यहाँ पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है। रूरिन की जो अटैक है उसकी वजह से सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। मतलब जो पहाड़ चट्टान है ना उसके अंदर से एक गुफा जैसा हो जाता है। तो अचानक से यहाँ पे एक ड्रैगन को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसे भी पूरी तरीके से डर जाते हैं और यहाँ से जल्दी जल्दी से भागने लगते हैं। इसी समय रूरिन को सिडनी की जो आवाज है वो सुनाई देती है, जहाँ पे सिडनी अभी रूरिन से बोलने लगती है कि ओहो हो, लगता है बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो अभी इस बात को सुनने के बाद रूरिन जैसे ही ऊपर की ओर देखती है तो वो देखता है कि बहुत सारे स्लैश अटैक रूरिन की ओर ही आ रहे हैं। तो इस समय रूरिन अपनी जगह से हट के इन सभी अटैकों को डॉज कर लेता है और ऊपर की ओर जो सीलिंग है वहाँ पे अभी हम लोग सिडनी को रेड ड्रैगन के फॉर्म में दिखाई जाती है। देखते देखते अभी सिडनी और रूरिन आपस में ही फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को दोबारा से एलिसन के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड ये बोलने लगता है कि यहाँ पे तो आग लग गई है, जल्दी से इसे बुझाना होगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रेडेन उस गार्ड से बोलता है कि इसे छोड़ो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन अभी हम लोग को एलिसन को किसी एक सर्कल को कास्ट करते हुए दिखाया जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे एलिसन हर एक चीज को बर्फ में जमा देता है और सामने की ओर रेडेन से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा अगर मैं इन सभी एविडेंस को ऐसे ही हाथ से जाने दूं। तो अभी एलिसन की ये जो पावर है मतलब मैजिक यूज करने वाली ये जो पावर है इसे देखने के बाद अभी जो रेडेन है वो समझ जाता है कि एलिसन कोई भी ऑफिशियली नहीं है और देखते देखते अभी एलिसन के ऊपर जो रेडेन है वो अपने शॉट से एक स्लैश मार देता है। लेकिन एलिसन अपने सामने एक सील क्रिएट करके उसे बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है और एलिसन की ये जो सील की पावर है इसे देखने के बाद रेडेन भी एलिसन का थोड़ा सा तारीफ करता है। लेकिन इस समय रेडेन देखते ही देखते अपने शॉट के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इकट्ठा करता है और बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश एलिसन के सील के ऊपर मार देता है और एलिसन का सील भी अभी दो टुकड़ों में भाग हो जाता है। एलिसन अभी रेडेन को पकड़ने के लिए एक बाइंडिंग मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन रेडेन अपने स्पॉट से भागते हुए बहुत ही तेजी से एलिसन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसके कारण एलिसन का ये जो बाइंडिंग मैजिक है और रेडेन के ऊपर असर नहीं होता, मैजिक उसके ऊपर असर होता। उससे पहले रेडेन अपनी जगह से बहुत ही तेजी से भागते हुए एलिसन के ऊपर अपने शॉट से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद एलिसन भी अभी अपना जो शक्ल है उसे कार्टून जैसा बना लेता है, लेकिन रेडेन अभी एलिसन को शॉट से अटैक कर पाता उससे पहले एलिसन रेडेन के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक लेजर बीम से अटैक कर देता है, जिसको कि रेडेन अभी साइड में हट के डॉच कर लेता है। लेकिन अभी रेडेन यहीं पे नहीं रुकता और अभी अपने शॉट के अंदर किसी एक पावरफुल टेक्निक को कास्ट करने लगता है और देखते देखते एलिसन के ऊपर लगातार चारों ओर से बहुत सारे पावरफुल शॉट स्लैश मारने लगता है। लेकिन इन सभी अटैकों को एलिसन अपने शील्ड के माध्यम से बहुत ही आसानी से ब्लॉक करने लगता है। एलिसन भी अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि इसके पास जो पावर है वो एक फर्स्ट कमांडेड नाइट का तो हो ही नहीं सकता। एलिसन अभी ये सब कुछ कर ही
रहा था, मतलब उन सभी अटैकों को ब्लॉक कर ही रहा था इसी मौके का फायदा उठा के, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के। दूसरी ओर जो रेडन है वो अपना बहुत ही पावरफुल शॉर्ट अटैक को तैयार कर लेता है और देखते देखते एलिसन के शील्ड के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक को लॉन्च कर देता है। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ा सा साफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से एलिसन का जो शील्ड है उसमें थोड़ा सा क्रैक आई होती है, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। लेकिन इस समय एलिसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलने लगता है कि लॉजिकली अभी तुमने जो टेक्निक यूज करी थी उससे तुम एक मैजिशियन को बहुत ही आसानी के साथ मार सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें पता है कि किस तरीके से मैजिशियन को मारा जाता है। एलिसन के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनने के बाद और शील्ड को अभी कुछ न होते हुए देखने के बाद रेडिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि उसका शील्ड वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे रेडिन कुछ और कर पाता उससे पहले एलिसन बहुत ही तेजी से अपने हाथ में एक मैजिक सर्किल को कास्ट करते हुए रेडिन के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक अटैक को लॉन्च कर देता है। रेडिन बेचारा इस अटैक को खाने के बाद पीछे की ओर दीवार में जाके बहुत ही जोर से टकराता है। रेडिन का जो हालत है वो भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इस समय एलिसन रेडिन के पास जैसे ही आता है तो एलिसन अभी कुछ ही देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एलिसन की जो अटैक है उसकी वजह से रेडियन की बॉडी में इतनी पावरफुल एक अटैक का कोई भी असर ही नहीं होती है। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एलिसन के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर अभी डेरियंट नाम का एक नाइट अपने साथ एक स्क्रॉल को लेके यहाँ पे आ जाता है और आते ही अभी जो क्राउन प्रिंस है उसे बोलने लगता है कि आपके कहे अनुसार मैं उन सभी चीजों को यहाँ पे लेके आया हूँ। क्राउन प्रिंस एंड मिडराइन के साथ इसी जगह पे हम लोगों को काउंटेस को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि क्राउन प्रिंस एंड मिडराइन की वजह से बहुत ही ज्यादा शॉक होकर रखी थी। तो काउंटेस को अभी इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो काउंटेस से बोलने लगता है कि काउंटेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग यहाँ पे आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, तो आखिरकार आप यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। तो काउंटेस भी इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी फुर्र से यहाँ से फुर्र हो जाती है। क्राउन प्रिंस अभी डेरियंट से डी ट्रेन के बारे में पूछता है तो डेरियंट बोलता है कि डी ट्रेन से हम लोग हर एक चीजों को उगलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन डी ट्रेन का जो हालत है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो वो पूरी तरीके से सदमे में है, और होगा भी क्यों नहीं। उसका जो महल था उसे एलिसा ने उसके ही आंखों के सामने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है। डेरियन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस अभी थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद अभी डेरियन से ये पूछने लगता है कि मैं तुमसे एक ऐसे ही क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो उसका आंसर देना। मानो जो रैंक टैंक है ना उसे अगर हटा दिया जाए और अगर तुम्हारे साथ एलिसन का फाइट हो तो कौन जीतेगा। क्राउन प्रिंस के मुंह से अभी ऐसी क्वेश्चन को सुनने के बाद वे दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। डेरियंट अभी क्राउन प्रिंस से पूछता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्राउन प्रिंस आगे से बोलता है कि बस ऐसे ही, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसके रिप्लाई में अभी डेरियंट क्राउन प्रिंस से बोलने लगता है कि अगर मेरे साथ मिडराइन भी एक साथ जुड़ के एलिसन के साथ फाइट करे फिर भी हम दोनों एलिसन को हरा नहीं पाएंगे। तो अभी डेरियंट के मुंह से इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बोलता है कि ऐसा है क्या, इसका मतलब वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो डेरियंट क्राउन प्रिंस से ये कहता है कि एलिसन एक मॉन्स्टर से भी बड़े है। सो ये आप गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। एंड सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता है कि ये वाली वीडियो में व्यूज आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो आगे से और एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा इसे। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।